Vallavi keskiviikko Maitrakvans. उत्पत्ति गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद पश्चिम भारत में उभरती क्षेत्रीय शक्तियों में वल्लभी का मात्रक वंश विशेष महत्व रखता है। इसका उद्भव भट्टार्क के नेतृत्व में हुआ, जो मूलतः गुप्त सम्राट का सेनापति था। लगभग 475 ईस्वी में गुप्त सत्ता के क्षय का लाभ उठाते हुए उसने सौराष्ट्र में स्वतंत्र शासन स्थापित किया और वल्लभी को राजधानी बनाकर एक स्थिर और संगठित राज्य व्यवस्था की नींव रखी। शासकों की कालक्रम वल्लभी वंश का क्रम भट्टार्क से आरंभ होता है, जिसके बाद धारसेन प्रथम ने शासन संभाला। इसके पश्चात द्रोणसिंह, फिर ध्रुवसेन प्रथम, उसके बाद गुसेन, फिर धारसेन द्वितीय और उसके उपरांत शीलादित्य प्रथम जैसे महत्वपूर्ण शासक हुए, जिन्होंने राज्य को शक्ति और प्रतिष्ठा दी। आगे के समय में कई अन्य शीलादित्य शासकों के माध्यम से वंश की परंपरा जारी रही और यह परंपरा 5वीं शताब्दी से लेकर 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक स्थायी रही। इस कालक्रम के आधार पर स्पष्ट होता है कि मात्रक वंश लगभग 3 शताब्दियों तक पश्चिम भारत की क्षेत्रीय राजनीति में प्रमुख शक्ति बना रहा और अंततः लगभग 776 ईस्वी के आसपास इसका पतन हुआ। भौगोलिक विस्तार वल्लभी का क्षेत्र मुख्य रूप से सौराष्ट्र, दक्षिण पश्चिम गुजरात तथा समय समय पर लाट प्रदेश तक फैला हुआ था। इसकी सामरिक स्थिति समुद्र के समीप होने से राज्य को व्यापारिक संपर्कों और बाह्य संपर्कों में निरंतर लाभ मिलता रहा। कभी कभी इसका प्रभाव मालवा की सीमा तक भी दिखाई देता है, जिससे पता चलता है कि वंश केवल स्थानीय नहीं बल्कि व्यापक क्षेत्रीय महत्व रखता था। प्रशासनिक व्यवस्था मात्रक प्रशासन गुप्त प्रशासनिक प्रणाली से प्रभावित था। उपलब्ध ताम्रपत्रों में विषय, अमात्य, राष्ट्रपति तथा ग्रामाधिकारी जैसे पदनामों का उल्लेख मिलता है। भूमिदान, करों का निर्धारण और प्रशासनिक आदेश इस वंश की मजबूत और सुव्यवस्थित शासन व्यवस्था को दर्शाते हैं। न्याय, राजस्व और स्थानीय प्रशासन के प्रबंधन में शासकों की सक्रियता राज्य की संस्थागत परिपक्वता का प्रमाण है। आर्थिक स्थिति वल्लभी की अर्थव्यवस्था में कृषि महत्वपूर्ण आधार थी, परंतु राज्य की सबसे बड़ी शक्ति समुद्री वाणिज्य था। खंभात और घोघा के आसपास के तटीय क्षेत्रों से होकर पश्चिम एशिया तथा अफ्रीका तक व्यापारिक गतिविधियां संचालित होती थीं। व्यापार लाभ और बंदरगाह कर से राज्य को स्थिर आर्थिक आधार प्राप्त हुआ, जिसने इसकी दीर्घायु राजनीतिक संरचना को सहारा दिया। धर्म, संस्कृति और शिक्षा मात्रक शासकों का धार्मिक व्यवहार अत्यंत उदार तथा समन्वयवादी था। वे मूलतः शैव परंपरा से जुड़े थे, परंतु उन्होंने बौद्ध और जैन संस्थाओं का भी संरक्षण किया। वल्लभी नगर में विकसित हुआ महाविहार उस समय का एक प्रमुख शैक्षणिक केंद्र था, जिसकी तुलना नालंदा से की जाती है। जैन परंपरा के अनेक ग्रंथों में वल्लभी को विद्वत सभाओं और परामर्श सम्मेलनों का केंद्र माना गया है, जिससे इसके सांस्कृतिक उत्कर्ष का संकेत मिलता है। हर्ष के साथ राजनीतिक संबंध हर्ष के उदय के समय वल्लभी वंश एक स्थिर और संगठित शक्ति था। दोनों के संबंध कभी मैत्री, कभी कूटनीतिक सहयोग और कभी कभी सीमित अधीनता के रूप में दिखाई देते हैं। हर्ष की स्थायी विजय का प्रमाण नहीं मिलता, किंतु वल्लभी ने उसके साथ सामंजस्यपूर्ण राजनीतिक संतुलन बनाकर रखा। हर्ष की मृत्यु के बाद वल्लभी ने पुनः अपनी क्षेत्रीय स्वतंत्रता और प्रभाव को मजबूती से कायम किया। पतन के कारण 8वीं शताब्दी में पश्चिम भारत पर अरब आक्रमणों का दबाव बढ़ा और तटीय क्षेत्रों की स्थिरता कमजोर होने लगी। इसी समय चालुक्य, चावड़ा और सैंधव जैसे उभरते राजवंशों ने वल्लभी की सत्ता को चुनौती दी। बाहरी आक्रमणों, क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता और आंतरिक कमजोरी के संयुक्त प्रभाव से लगभग 776 ईस्वी के आसपास वंश का अंत हो गया। निष्कर्ष, गुप्त साम्राज्य के पतन से लेकर हर्ष के उदय और उसके बाद के संक्रमण काल में
वल्लभी का मात्रक वंश पश्चिम भारत का एक प्रमुख राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र रहा। इसकी प्रशासनिक दक्षता, समुद्री व्यापारिक क्षमता, धार्मिक उदारता और शैक्षिक प्रतिष्ठा ने इसे विशेष स्थान दिया। यद्यपि यह अंततः बाहरी और आंतरिक दबावों से समाप्त हो गया, परंतु इसकी 3 शताब्दियों की विरासत पश्चिम भारतीय इतिहास में स्थायी रूप से अंकित है। नीचे हूण शक्ति का उत्थान और पतन। उनकी पश्चिमी व पूर्वी शाखाएं तोड़ामन, मिहिरकुल, हूणों का विनाश तथा हूण आक्रमणों का प्रभाव उसी शैली में प्रस्तुत कर रहा हूं। हूणों का उद्भव मध्य एशिया से उठी तुर्क ईरानी मिश्रित घुमंतू जाति हूणों ने 4वीं-5वीं शताब्दी के बीच उत्तर पश्चिम भारत की ओर बढ़ना शुरू किया। तत्कालीन समय में गुप्त साम्राज्य की सीमांत रक्षा कमजोर हो रही थी, जिससे हूण शक्ति को भारतीय भूभाग में प्रवेश और विस्तार का अवसर मिला। हूण मूलतः सैन्य कौशल, घुड़सवार युद्धकला और त्वरित आक्रमण की तकनीक से संपन्न थे। पश्चिमी शाखा का उदय भारतीय इतिहास में हूणों की 2 प्रमुख शाखाएं मानी जाती हैं, जिनमें पश्चिमी हूण भारत में सबसे प्रभावशाली रहे। इस शाखा का केंद्र काबुल, गंधार और पंजाब क्षेत्र में बन गया। पश्चिमी शाखा का प्रमुख उत्थान तोड़ामन के नेतृत्व में हुआ, जिसने मध्य भारत तक आकर अपनी शक्ति का प्रत्यक्ष विस्तार किया। पश्चिमी हूणों ने गुप्तों की उत्तर पश्चिमी सत्ता को चुनौती देकर भारतीय राजनीति में एक नया शक्तिसमूह उत्पन्न किया। पूर्वी शाखा का विकास पूर्वी हूण मुख्यतः मध्य एशिया के तराई क्षेत्रों और चीन के सीमांत भागों में सक्रिय थे। भारतीय भूभाग में उनका प्रभाव सीमित रहा, परंतु उनके आंदोलनों और संघर्षों का प्रत्यक्ष असर पश्चिमी हूणों की गतिविधियों पर पड़ता था। पूर्वी हूणों की राजनीतिक दिशा प्रायः मध्य एशियाई संघर्षों, चीनी रणनीति और प्राचीन सिल्क रूट के नियंत्रण पर निर्भर करती थी। तोड़ामन का शासन भारतीय क्षेत्र में हूणों के वास्तविक उत्थान का श्रेय तोड़ामन को दिया जाता है। तोड़ामन ने मालवा, राजस्थान और मध्य भारत तक अपनी सत्ता फैलाकर हूणों को उत्तर पश्चिम के सीमांत क्षेत्रों से आगे भारत के भीतरी हिस्सों तक ले आया। उसकी राजधानी अक्सर एरण से संबद्ध मानी जाती है, जहां से जारी शिलालेख उसकी सामरिक शक्ति, अभियान और प्रशासनिक हस्तक्षेप का प्रमाण देते हैं। तोड़ामन के शासन ने गुप्त साम्राज्य के मध्य भारत स्थित केंद्रों पर गहरा दबाव डाला। मिहिरकुल का चरमोत्कर्ष तोड़ामन के बाद हूण शक्ति का वास्तविक उत्कर्ष मिहिरकुल के काल में हुआ। मिहिरकुल को अत्यंत कठोर, आक्रामक और युद्धप्रिय शासक के रूप में वर्णित किया गया है। उसने कश्मीर और पंजाब को अपना आधार बनाकर उत्तर भारत के विशाल भागों पर प्रभुत्व स्थापित किया। मिहिरकुल की शक्ति इतनी बढ़ी कि वह स्वयं को पूरे उत्तर भारत का सार्वभौम शासक मानने लगा। बौद्ध स्रोतों में उसके शासन को अत्यधिक उत्पीड़क बताया गया है, परंतु भारतीय राजनीति में उसकी सैन्य सक्रियता ने हूणों को शिखर पर पहुंचा दिया। हूण शक्ति का पतन 6ठी शताब्दी के मध्य में हूणों का पतन शुरू हुआ। मिहिरकुल की मृत्यु के बाद हूणों की शक्ति तेजी से विघटित होने लगी। गुप्तोत्तराधिकारी शक्तियों ने पुनर्गठन किया और मालवा के यशोधर्मन ने हूणों को निर्णायक पराजय दी। उत्तर भारत में हूणों के समानांतर उभरते नए राज्यों, स्थानीय प्रतिरोध तथा हूणों के भीतर बढ़ती गुटबाजी ने उनकी शक्ति श्रृंखला को तोड़ दिया। इसके बाद हूण शक्ति पुनः उभर नहीं सकी और उनके अवशेष धीरे धीरे भारतीय समाज में विलीन हो गए। हूणों का विनाश हूणों का अंतिम विनाश कई कारकों के परिणामस्वरूप हुआ। यशोधर्मन और गुप्तोत्तर राज्यों की संयुक्त सैन्य प्रतिक्रिया, हूणों की आंतरिक विभाजन रेखाएं, मध्य एशिया में हो रहे युद्ध तथा उनकी सीमित कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था सभी मिलकर हूणों को स्थायी रूप से कमजोर करते गए। 6ठी शताब्दी के अंत तक हूण राजनीतिक शक्ति के रूप में नष्ट हो चुके थे।
उनका प्रभाव केवल क्षेत्रीय स्तर पर कुछ जनजातीय समुदायों में रह गया, परंतु वे किसी भी रूप में संगठित शक्ति नहीं रहे। हूण आक्रमणों का प्रभाव। हूण आक्रमणों ने भारत के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन पर गहरा प्रभाव छोड़ा। गुप्त साम्राज्य के खंडन प्रक्रिया को हूण आक्रमणों ने तीव्र किया, जिससे भारत में क्षेत्रीय राजवंशों का उदय तेजी से हुआ। सांस्कृतिक स्तर पर हूणों ने मध्य एशियाई तत्व, विशेषकर युद्धकला और घुड़सवारी की तकनीकें भारतीय समाज में पहुंचाईं। धार्मिक रूप से हूणों के आक्रमणों ने बौद्ध संस्थाओं को क्षति पहुंचाई, परंतु साथ ही उत्तर भारत में शैवशक्ति परंपराओं की पुनः उन्नति भी देखी गई। अर्थव्यवस्था में हूणों द्वारा बार बार किए गए आक्रमणों से व्यापार और वाणिज्य प्रभावित हुए और गुप्त काल की समृद्धि का अंत होना शुरू हुआ। प्रशासनिक रूप से भी हूण आक्रमणों ने उत्तर भारत में नए सैन्य राजनीतिक संतुलन को जन्म दिया, जिससे मध्यकालीन राजनैतिक संरचनाओं की नींव पड़ी। निष्कर्ष। मध्य एशिया से आए हूणों ने भारत के इतिहास में न केवल एक शक्तिशाली सैन्य चुनौती प्रस्तुत की, बल्कि उन्होंने गुप्त उत्तराधिकार राज्यों की संरचना, क्षेत्रीय राजनीति और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण को भी बदल दिया। तोड़ामन और मेहरकुल के काल में यह शक्ति अपने चरम पर पहुंची, परंतु गुप्त उत्तर राज्यों के पुनर्गठन, यशोधर्मन की सैन्य क्षमता और आंतरिक विघटन के कारण हूण शक्ति का पूर्ण विनाश हो गया। फिर भी उनके आगमन ने प्राचीन से मध्यकालीन भारत की संक्रमणधारा को परिभाषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नीचे उत्तर गुप्त वंश, मगध, मालवा की उत्तर गुप्त शाखा का संपूर्ण विवरण। उत्पत्ति। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उसकी विभिन्न शाखाएं स्वतंत्र शक्ति केंद्रों के रूप में उभरने लगी। इन्हीं शाखाओं में से मगध और मालवा की उत्तर गुप्त शाखा विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन शाखाओं का उदय 6ठी शताब्दी के आरंभ में हुआ, जब गुप्त साम्राज्य की केंद्रीय सत्ता क्षीण हो रही थी और प्रांतीय अधिकारियों तथा राजपरिवार की उपशाखाओं ने क्षेत्रीय शासन स्थापित करने की प्रक्रिया आरंभ की। इन उत्तर गुप्त शाखाओं ने मूल गुप्त वंश की राजनीतिक परंपराओं को आगे बढ़ाया, परंतु उनके पास सम्राट स्तरीय शक्ति नहीं रही। मूल निवास स्थान। मगध की उत्तर गुप्त शाखा का मूल निवास क्षेत्र पटना, गया और दक्षिणी मगध का भूभाग था, जहां गुप्त प्रशासन पहले से मजबूत था। मालवा की उत्तर गुप्त शाखा का केंद्र विदिशा, उज्जैन और नर्मदा घाटी के आसपास का क्षेत्र था। दोनों शाखाएं भौगोलिक रूप से अलग अलग थीं, परंतु उनकी सांस्कृतिक, प्रशासनिक और वंशगत जड़ें गुप्त साम्राज्य से गहराई से जुड़ी थी। इतिहास के स्रोत। उत्तर गुप्त इतिहास के प्रमुख स्रोतों में ताम्रपत्र, मुद्राएं, शिलालेख, बौद्ध जैन ग्रंथों के उल्लेख और कुछ विदेशी यात्रियों के परोक्ष वर्णन शामिल हैं। विशेष रूप से दामोदर गुप्त, कुमार गुप्त, महासेन गुप्त और माधवगुप्त के ताम्रपत्र इन शाखाओं के राजनीतिक विस्तार और प्रशासनिक व्यवस्था की पुष्टि करते हैं। मालवा शाखा के संदर्भ में विदिशा, उज्जैन क्षेत्र से प्राप्त सिक्के महत्वपूर्ण प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। उत्पत्ति और राजनीतिक स्वरूप। उत्तर गुप्तों की सत्ता का उदय गुप्त साम्राज्य के पश्चात विकसित हुए क्षेत्रीय राज्यों के परिप्रेक्ष्य में होता है। गुप्त प्रशासन और सैन्य ढांचे के विघटन के बाद स्थानीय स्तर पर सत्ता के नए केंद्र बने। इन्हीं में से कुछ पर गुप्त वंश की उपशाखाओं ने नियंत्रण स्थापित किया और स्वयं को गुप्त उत्तराधिकारी घोषित किया। इस प्रकार उत्तर गुप्त सत्ता एक प्रकार का उत्तरजीवी राजवंशीय ढांचा बनकर उभरी, जिसने गुप्तकालीन संस्थागत परंपराओं को सीमित रूप से आगे बढ़ाया। कुमारगुप्त। उत्तर गुप्त परंपरा में कुमारगुप्त का उल्लेख प्रारंभिक शासकों में किया जाता है। उसे मगध और मालवा दोनों क्षेत्रों में उपशाखाओं के संस्थापक रूप में देखा जाता है। कुमारगुप्त ने गुप्त परंपरा का पालन करते हुए स्थानीय प्रशासन को स्थिर किया, भूमिदान का प्रावधान बनाए रखा और सिक्कों के प्रचलन को संगठित रखा।
उसकी सत्ता सीमित थी, परंतु उसने उत्तरगुप्त शासन की नींव तैयार की। दामोदर गुप्त को मगध की उत्तरगुप्त शाखा का प्रभावशाली शासक माना जाता है। उसके अभिलेखों में मुद्रा अवमूल्यन और राजस्व समस्याओं के संकेत मिलते हैं, जो उत्तरगुप्त शासन की प्रशासनिक चुनौतियों को स्पष्ट करते हैं। दामोदर गुप्त के समय गुप्त प्रशासनिक संरचना शिथिल होने लगी थी और सामंत शक्तियां अधिक प्रभावी हो रही थी। उसकी मुद्रानीति इस पतनशील अर्थव्यवस्था का दर्पण है। महासेन गुप्त मालवा की उत्तर गुप्त शाखा के महत्वपूर्ण शासक थे। उसने विदिशा उज्जैन क्षेत्र पर नियंत्रण बनाए रखा और अपनी सत्ता को पूर्वी नर्मदा घाटी तक विस्तारित किया। महासेन गुप्त के सिक्कों से यह स्पष्ट होता है कि उसने गुप्त शैली की कला और राजनीतिक प्रतीकों को अपनाया, परंतु उसका शासन क्षेत्रीय स्तर तक ही सीमित था। उसके समय में चालुक्य शक्ति के बढ़ने से उत्तरगुप्त प्रभाव पर दबाव पड़ा। डेवैल्यूएशन उत्तरगुप्त समय में मुद्रा अवमूल्यन एक गंभीर आर्थिक समस्या थी। गुप्त काल के सुवर्ण मुद्राओं का प्रचलन धीरे धीरे समाप्त हुआ और उत्तरगुप्तों को तांबे और मिश्र धातु की कमजोर मुद्राएं चलानी पड़ी। यह स्थिति राज्य की आर्थिक दुर्बलता, व्यापारिक गिरावट और सामंत प्रणाली के उभार का प्रत्यक्ष परिणाम थी। अवमूल्यन ने प्रशासनिक शक्ति को भी कमजोर किया और राजस्व को अस्थिर बनाया। माधवगुप्त उत्तरगुप्तों के मध्यकालीन शासकों में एक महत्वपूर्ण नाम है। उसके अभिलेखों में शासन व्यवस्था को पुनर्गठित करने के प्रयासों का उल्लेख मिलता है। उसने कुछ क्षेत्रों में धार्मिक दान, भूमि दान और सामाजिक पुनर्गठन की परंपराओं को जारी रखा। मध्य भारत में उसकी भूमिका उत्तरगुप्तों की घटती शक्ति को कुछ समय तक रोकने वाली सिद्ध हुई, परंतु वह बड़े राजनैतिक चुनौती का सामना नहीं कर पाया। आदित्य सेन मगध की उत्तरगुप्त शाखा का अत्यंत महत्वपूर्ण शासक था। उसे इस शाखा का श्रेष्ठतम पुनर्गठक माना जाता है। उसके शासन में प्रशासनिक स्थिरता, राजकीय संरचना का पुनर्संयोजन और सांस्कृतिक गतिविधियों में वृद्धि देखी जाती है। आदित्य सेन के अभिलेख उत्तरगुप्तों के राजनीतिक पुनरुत्थान का प्रमाण देते हैं। उसकी सत्ता मगध के बड़े भूभाग पर मान्य थी। आदित्य सेन के उत्तराधिकारी आदित्य सेन के बाद उसके उत्तराधिकारियों ने सत्ता को चलाने का प्रयास किया, परंतु उनकी क्षमता सीमित थी। सामंतों की शक्ति बढ़ रही थी और क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता व्यापक हो चुकी थी। उसके उत्तराधिकारी राजनीतिक रूप से कमजोर थे और मगध पर प्रभावी संपूर्ण नियंत्रण नहीं रख पाए। उत्तरगुप्त वंश का विनाश कई कारणों से हुआ। हूण आक्रमणों, गुप्त साम्राज्य की समाप्ति, सामंतवाद का उभार, मध्य भारत में उभरती नई शक्तियों तथा मुद्रावमूल्यन ने उत्तरगुप्त सत्ता को लगातार कमजोर किया। मालवा में चालुक्यों, मगध में मौखरियों और बाद में पाला शक्ति के उदय ने उत्तरगुप्तों को समाप्त कर दिया। 8वीं शताब्दी के आरंभ तक उत्तरगुप्त राजनीतिक संरचना पूरी तरह विकसित हो चुकी थी। निष्कर्ष मगध और मालवा की उत्तरगुप्त शाखाएं गुप्त साम्राज्य की उत्तरजीवी राजनीतिक संरचनाएं थीं। इन शाखाओं ने गुप्त परंपराओं को सीमित रूप से आगे बढ़ाया, परंतु आर्थिक, सैन्य और प्रशासनिक चुनौतियों के कारण वे संगठित साम्राज्य का रूप नहीं ले सकीं। कुमारगुप्त, दामोदर गुप्त, महासेन गुप्त, माधवगुप्त और आदित्य सेन जैसे शासकों ने क्षेत्रीय सत्ता को बनाए रखने का प्रयास किया, परंतु अंततः इन शाखाओं का पतन होना निश्चित था। फिर भी भारतीय इतिहास में इनका महत्व इस रूप में है कि इन्होंने गुप्तोत्तर भारत के संक्रमणकाल को परिभाषित किया और मध्यकालीन राजनैतिक संरचनाओं के उदय के लिए पृष्ठभूमि तैयार की। नीचे कनौज का मौखरी राजवंश। इतिहास के स्रोत मौखरी राजवंश के इतिहास के प्रमुख स्रोतों में शिलालेख, ताम्रपत्र,
मुद्राएं, बनारस और प्रयाग क्षेत्र के अभिलेख, वात्स्यायन व्याकरण पर टिप्पणियां तथा हर्षचरित जैसी कृतियां महत्वपूर्ण हैं। विशेष रूप से बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित में मौखरी पुष्यभूति संघर्ष, कनौज की राजनीतिक स्थिति तथा मौखरी शासकों के उल्लेख मिलते हैं। इसके अतिरिक्त अयोध्या, कान्यकुब्ज तथा मध्य गंगा क्षेत्र से प्राप्त शिलालेख मौखरी शक्ति के विस्तार और राजनैतिक भूमिका का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। उत्पत्ति मौखरी वंश की उत्पत्ति पूर्वी उत्तर प्रदेश के अयोध्या, श्रृंगवेरपुर, प्रयाग क्षेत्र से मानी जाती है। प्रारंभ में वे गुप्त साम्राज्य के अधीन समंत प्रधान थे, परंतु गुप्त शक्ति के पतन के साथ वे स्वतंत्रता की दिशा में उभरे। धीरे धीरे उन्होंने कन्याकुब्ज, कनौज को अपनी राजनीतिक शक्ति का केंद्र बना लिया। मौखरी वंश की सामाजिक पृष्ठभूमि ब्राह्मणिक क्षत्रिय परंपराओं से जुड़ी मानी जाती है और वे उत्तर भारत की पुरानी राजनीतिक धारा में स्वयं को वैध उत्तराधिकारी के रूप में प्रस्तुत करते थे। राजनीतिक इतिहास 5वीं-6ठी शताब्दी के संक्रमण काल में, जब उत्तर भारत की शक्ति संरचना बिखर रही थी, तब मौखरी वंश ने गंगा यमुना दोआब में अपनी पकड़ मजबूत की। प्रारंभ में वे गुप्तों के प्रति निष्ठावान रहे, परंतु गुप्त उत्तराधिकारियों की कमजोरी के बाद उन्होंने स्वतंत्र शक्ति का दावा किया। मौखरी वंश की राजनीतिक महत्वाकांक्षा मुख्यतः कनौज को उत्तर भारतीय राजनीति का केंद्र बनाने पर आधारित थी। कनौज के नियंत्रण ने उन्हें पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य गंगा क्षेत्र और बुंदेलखंड तक प्रभाव फैलाने का अवसर दिया। इस काल में मौखरी शक्ति का सामना पुष्यभूति वंश से होता है, जो थानेसर को अपना केंद्र बनाए हुए था। हरिवर्मा मौखरी वंश का आरंभिक सुदृढ़ीकरण हरिवर्मा के काल में हुआ। हरिवर्मा को राजनीतिक पुनर्जीवन का आधारस्तंभ माना जाता है। उसने गंगा दोआब में मौखरी सत्ता को स्थिर किया और कनौज की ओर विस्तार का मार्ग प्रशस्त किया। उसके समय में मौखरी प्रशासन और सैन्य ढांचा एक संगठित रूप लेने लगा, जिससे आगे की पीढ़ियों के लिए आधार तैयार हुआ। ईशनवर्मा मौखरी वंश का अत्यंत प्रभावशाली शासक था। उसने उत्तर भारत में पश्यभूति वंश की बढ़ती हुई शक्ति को चुनौती दी और स्वयं को उत्तर भारतीय राजनीति का प्रमुख केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया। ईशनवर्मा को उसकी युद्धकला, राजनैतिक सूझबूझ और कनौज के सामरिक महत्व को समझने के कारण जाना जाता है। उसके शासन में मौखरी वंश का प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ा और उसने दोआब से बुंदेलखंड तक क्षेत्रों पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। सर्ववर्मा ईशनवर्मा के बाद सर्ववर्मा ने राजसत्ता संभाली। उसके काल में मौखरी वंश की संरचना और अधिक स्थिर हुई। सर्ववर्मा ने प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ रखा और क्षेत्रीय विद्रोहों को शांत किया। उसके शासन में मौखरी वंश बृहत्तर राजनीतिक क्षितिज पर एक संगठित शक्ति के रूप में बना रहा, परंतु इसी काल में पुष्यभूतियों के साथ संघर्ष की रेखाएं और स्पष्ट होने लगी। अवंतीवर्मा के शासनकाल में मौखरी शक्ति का केंद्र पूरी तरह कनौज बन चुका था। उसने राजकीय संरचना में पुनर्गठन किया और आर्थिक सामाजिक स्थिरता बनाए रखने का प्रयास किया। उसके समय में मौखरी सत्ता के भीतर सामंतों की भूमिका बढ़ने लगी, किंतु अवंतीवर्मा ने संतुलन बनाए रखा और कनौज को उत्तर भारतीय राजनीति के पटल पर अग्रणी स्थान दिलाया। ग्रहवर्मा मौखरी वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक था। उसकी राजनीतिक स्थिति अत्यंत जटिल थी, क्योंकि इस काल में पुष्यभूति वंश, विशेषकर राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, अत्यंत शक्तिशाली हो चुके थे। ग्रहवर्मा ने मल्ल पुष्यभूतियों के साथ विवाह संबंध स्थापित कर राजनीतिक संतुलन का प्रयास किया, परंतु उसका यह प्रयास सफल नहीं हुआ। भूमि विवाद और सत्ता प्रतिस्पर्धा के कारण वह पुष्यभूतियों के साथ संघर्ष में आ गया। ऐतिहासिक वर्णनों के अनुसार ग्रहवर्मा अंततः पराजित और मृत हुआ, जिससे मौखरी सत्ता का अवसान आरंभ हुआ।
मौखरी वंश का अंत ग्रहवर्मा की मृत्यु के बाद मौखरी वंश का राजनीतिक ढांचा टूट गया। कनौज पर नियंत्रण के लिए संघर्ष में हर्षवर्धन ने निर्णायक विजय प्राप्त की और मौखरी सत्ता को अपने साम्राज्य में विलीन कर लिया। सामंतों की बढ़ती शक्ति, गुप्तोत्तर काल की आर्थिक गिरावट, क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा तथा पुष्यभूतियों का उभार मौखरी वंश के पतन के महत्वपूर्ण कारण थे। 8वीं शताब्दी से पहले ही मौखरी सत्ता पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी और कनौज हर्षवर्धन की राजनीतिक नीति का केंद्र बन गया। निष्कर्ष, कनौज का मौखरी राजवंश गुप्त साम्राज्य के पतन और हर्ष के उदय के बीच के संक्रमणकाल का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक अध्याय है। हरिवर्मा, ईशनवर्मा, सर्ववर्मा, अवंतीवर्मा और ग्रहवर्मा जैसे शासकों ने गंगा यमुना दोआब को एक संगठित राजनीतिक इकाई के रूप में विकसित किया तथा कनौज को उत्तर भारतीय राजनीति का केंद्र बनाया। यद्यपि अंततः वे पुष्यभूतियों से पराजित होकर विलुप्त हो गए, परंतु उन्होंने उत्तर भारत में शक्ति संतुलन की नई धारा को जन्म देकर मध्यकालीन राजनीति की आधार भूमि तैयार की। नीचे मौखरी तथा उत्तर गुप्तों का संबंध। नीचे मौखरी तथा उत्तर गुप्तों का संबंध। मौखरी उत्तर गुप्त संबंध की पृष्ठभूमि गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उत्तरी भारत में अनेक क्षेत्रीय शक्तियां उभरीं। इन्हीं में से दो प्रमुख शक्तियां थीं, मगध और मालवा के उत्तर गुप्त तथा कनौज के मौखरी। गुप्त उत्तराधिकार की राजनीतिक शून्यता ने इन दोनों वंशों के बीच संपर्क, प्रतिस्पर्धा और सहयोग के अवसर तैयार किए। दोनों ही वंश गुप्त साम्राज्य की प्रशासनिक परंपरा, सांस्कृतिक धारा और राजनैतिक स्वरूप से प्रभावित थे, इसलिए उनके बीच संबंधों का आधार एक साझा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी। राजनीतिक समकालीनता। उत्तर गुप्त और मौखरी वंश लगभग 6ठी शताब्दी के दौरान समान रूप से सक्रिय थे। उत्तर गुप्तों का प्रभाव पूर्वी भारत में मगध, बिहार क्षेत्र में था, जबकि मौखरी वंश पश्चिमी गंगा, यमुना दोआब और कनौज को अपना राजनीतिक केंद्र बना रहा था। इस प्रकार दोनों वंश भौगोलिक रूप से पास-पास स्थित थे और उनकी राजनीतिक गतिविधियां एक दूसरे से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती थी। सत्ता संतुलन की राजनीति। मौखरी वंश का विस्तार ईशनवर्मा और सर्ववर्मा के समय तेजी से हुआ। इसी समय उत्तर गुप्त शासक दामोदर गुप्त और महासेन गुप्त भी मगध और मालवा क्षेत्र में अपनी स्थिति को बचाने का प्रयास कर रहे थे। दोनों वंशों के सामने साझा चुनौती यह थी कि वे पुष्यभूति वंश और मध्य भारत की उभरती शक्तियों, जैसे मालवा में परमार चालुक्य प्रभाव, के दबाव से कैसे निपटें। इस स्थिति में मौखरी और उत्तर गुप्तों के संबंध को राजनैतिक सहअस्तित्व का उदाहरण कहा जा सकता है, जिसमें दोनों वंश एक दूसरे की राजनीतिक उपस्थितियों को स्वीकार करते थे। विवाह संबंध और राजनैतिक निकटता। कुछ ऐतिहासिक संकेत बताते हैं कि मौखरी वंश और उत्तर गुप्तों के बीच विवाह संबंधों की संभावना थी, विशेषकर तब जब दोनों वंशों ने पुष्यभूतियों की शक्ति का सामना किया। यह स्पष्ट है कि मौखरी वंश ने उत्तर गुप्तों को अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी के बजाय एक क्षेत्रीय सहयोगी के रूप में देखा। दोनों वंश उत्तर भारत की गुप्तोत्तर संरचना में अपनी अपनी पहचान को सुरक्षित रखने के लिए संतुलन की नीति अपनाते थे। गंगा, यमुना दोआब और मगध की संरचना। उत्तर गुप्तों का मुख्य केंद्र मगध था, जबकि मौखरी वंश कनौज को अपना आधार बना रहा था। इन दोनों क्षेत्रों के बीच व्यापक सांस्कृतिक, व्यापारिक और प्रशासनिक संपर्क पहले से मौजूद थे। इस कारण मौखरी और उत्तर गुप्त वंशों के बीच संबंध अक्सर प्रत्यक्ष विरोध के बजाय परस्पर प्रभाव और अप्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा पर आधारित रहे। दोनों वंशों ने गुप्त परंपरा की शासकीय संरचना, भूमिदान प्रणाली और धार्मिक सहिष्णुता को आगे बढ़ाया।
पतन के समय संबंध जब उत्तरगुप्त शक्ति कमजोर हो रही थी, उस समय मौखरी वंश अपनी सर्वोच्च स्थिति की ओर बढ़ रहा था। परंतु जैसे ही पुष्यभूति वंश, विशेषतः हर्षवर्धन, शक्तिशाली हुआ, दोनों वंश उसके सामने टिक नहीं पाए। उत्तरगुप्त वंश मगध में पाला शक्ति के उदय से समाप्त हुआ, जबकि मौखरी शक्ति कनौज में हर्ष द्वारा विलीन कर दी गई। दोनों वंशों का पतन लगभग समान राजनीतिक दबावों और परिस्थितियों में हुआ, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उनकी ऐतिहासिक नियति भी एक दूसरे से गहरे रूप में जुड़ी थी। निष्कर्ष: मौखरी और उत्तरगुप्त वंशों का संबंध प्रतिद्वंद्विता नहीं, बल्कि भौगोलिक निकटता, राजनैतिक सहअस्तित्व और गुप्त परंपरा के साझा उत्तराधिकार पर आधारित था। दोनों वंश गुप्तोत्तर युग की संक्रमणशील राजनीति में उत्तर भारत के प्रमुख शक्ति केंद्रों का निर्माण करते रहे। यद्यपि अंततः दोनों ही वंश पुष्यभूति और पाला शक्ति के उभार के सामने टिक नहीं सके, परंतु उत्तर भारतीय इतिहास में उनकी संयुक्त भूमिका एक स्थायी ऐतिहासिक धारा के रूप में स्मरणीय है। Please like, subscribe and comment.